Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Soumya Suman, currently a first year MBBS student at Patna Medical College, Patna. बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे थे और उसके लिए मैं बहुत टेंस्ड भी थी बट फाइनली मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए. दोज वीक्स आर वेरी हेक्टिक फॉर मी बिकॉज ये MBBS में पढ़ाई थोड़ा सा हम लोग उसको स्किप करते हैं. लास्ट मोमेंट पे रियलाइज़ होता है कि नहीं मैंने ये नहीं पढ़ा. बट फाइनली मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं. पर आपके एग्ज़ाम अभी आने ही वाले हैं. 4 महीनों के बाद आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं जो नीट 2024 जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं. और लास्ट में आके हमें रुकना नहीं है. लास्ट में आके ही लोग थक जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है. क्यों आप इतना प्रैक्टिस फाइनल फिनिश लाइन पहुंचने वाले तो क्यों आप लोग गिव अप करना चाह रहे हैं. कमेंट में आ रहा है दी मेरे से नहीं हो रहा है, मैं बोर्ड कैसे बैलेंस करूँ और मैं CBSE मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले, नीट भी आने वाला, दो एग्ज़ाम मैं कैसे बैलेंस करूँ. सी आप भी जानते हैं कि जो 12th का सिलेबस है जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको CBSE और कोई भी बोर्ड हो उसमें आने वाले हैं. तो आप क्यों उसको सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा. वही सिलेबस है ना. CBSE में वैसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे आपके नीट में बन रहे हैं. सेम ट्रिकी क्वेश्चंस और सेम जो आप डेरिवेशन तो अब बहुत कम हो गए हैं बट आपके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वैसे ही CBSE में आ रहे हैं. ऑब्जेक्टिव भी आ ही रहे हैं. तो क्यों डरना है. जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं और ड्रॉपर्स के लिए वही है. ड्रॉपर्स का सिर्फ नीट 2024 है तो उनके लिए भी वो लोग भी अभी बहुत स्केयर्ड है कि मुझसे नहीं हो रहा. सिर्फ 4 महीने बाकी है. इतना पैटर्न चेंज हुआ है. बॉटनी में इतने सारे फैमिलीज ऐड हुए हैं. सनफ्लावर की फैमिली, ये सब के फैमिली ऐड हुए हैं. उनसे वो और ज़्यादा टेंस. आई नो फैमिली याद करना बॉटनी का बहुत ही मुश्किल है और ये उसको रिकॉल करना एट द टाइम बहुत मुश्किल है बिकॉज 3 फैमिली हमारे वक्त में थे. 3 ही फैमिली याद करना था. उसके लिए भी हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते थे. इधर का उधर हो जाता था. बट आपको अभी 6-7 फैमिली को याद करना है. वो थोड़ा मुश्किल टास्क है आई नो. बट आपको एक चार्ट बना के उसे आपको रूम में पेस्ट करना पड़ेगा. उससे हो जाएगा. एक चीज छोटा सा एक नया एड ऑन होने की वजह से आप इतना टेंस हो गए कि मुझसे नहीं हो पा रहा है. कुछ पोर्शन ऐड हुए हैं तो कुछ पोर्शन डिलीट भी तो हुए हैं. आप दोनों चीज़ को देखिए. बट आप बोलिएगा कि जो डिलीट हुए मेरे फेवरेट चैप्टर थे. अब वो डिलीट हो चुके हैं तो हम क्या करें. हम तो कुछ नहीं कर सकते. पर जो ऐड ऑन हुए हैं उसे हमें अपना पावर बनाना होगा. उसे एक लूप होल उसके लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा कि वो मैंने पढ़ा ही नहीं. मुझे पता होने के बाद भी वो उस चीज़ को मैंने ध्यान ही नहीं दिया. बिकॉज जब NCERT में नए चीज़ आते हैं तो क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं. तो उसे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. जैसे सबसे पहले आप उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए. आप पहले मार्क कर लीजिए बुक में कि मेरे ये चीज़ ऐड हुए हैं तो मुझे इसे पढ़ना है. मैंने भी ड्रॉप ईयर में नीट क्वालिफाई किया था. मेरे 649 स्कोर आए थे नीट 2022 में. तो मैंने क्या किया था देखो. लास्ट 5 मंथ को ही मैंने यूटिलाइज़ किया था बिकॉज मैंने अपना प्रिपरेशन छोड़ दिया था. तो फेब में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मुझसे हो जाएगा. मेरे ड्रॉप ईयर में 576 मार्क्स आए थे तो मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा. जो लास्ट मंथ में बच्चे सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है छोड़ देते. मैंने भी वैसे ही छोड़ दिया था. अपना प्रिपरेशन रिजल्ट देखने के बाद मैंने अपना प्रिपरेशन छोड़ दिया था. बट लास्टली मैं फेब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और जुलाई मेरे एग्जाम थे. तो मैंने सिर्फ 5 मंथ को यूटिलाइज़ किया था. ये रियलिटी है. सिर्फ मैंने 5 मंथ को ऐसा यूटिलाइज़ किया जो मैंने जो मेरे ड्रॉप ईयर्स की जर्नी थी उसमें वैसा मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी ऐसा लगता है मुझे अब. तो वही आपको जुनून वैसा ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही होगी. सबसे पहले मैंने एक व्हाइट शीट लिया था. उसमें मैंने 4 कॉलम बना लिए थे. फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के एंड जूलॉजी के. जितने भी 11th 12th के सिलेबस मैंने लाइन से फिजिक्स के लिख लिए थे. फिर केमिस्ट्री के. उससे क्या होता है कि आप बार बार टेक्स्ट बुक का इंडेक्स खोलने की जरूरत नहीं है. आपको देखने के पता चल जाएगा कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है और इस चैप्टर को मुझे ये चैप्टर को पहले देखना होगा. उसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए. जो आपके टफ चैप्टर उसे स्टार मार्क कर लीजिए और जो नए ऐड ऑन हुए तो उसे डबल स्टार दे दीजिए बिकॉज उसको बहुत चीज़ पढ़ना है. और मैंने सिर्फ 4 चीज़ को ही पढ़ा था. नोट्स जो मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के नोट्स थे, फिर NCERT, फिर PYQ एंड टेस्ट सीरीज. यही 4 चीज़ को मैंने पढ़ा था. इसी को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था. ऐसा नहीं कि हमें ऑनर्स लेना एक चैप्टर में. एक चैप्टर को इतना पढ़ लिया कि उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाना. बट 5 चैप्टर ऐसा स्किप गया कि मैं उसको एक भी इजी क्वेश्चन में ना बना पाऊँ. ऐसा तो मुझे नहीं करना है. मुझे नीट क्वालिफाई करना है. मुझे एक सीट चाहिए, एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट. तो मुझे चारों चैप्टर, हर चैप्टर पर ध्यान उतना ही देना पड़ेगा. तो मैंने ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया था. ग्रेविटेशन मुझे बिल्कुल समझ में आता तो मैंने अरिहंत के पूरे क्वेश्चन बना लिए. और उसकी वजह से मेरे सारे मतलब चैप्टर्स का बहुत प्रॉब्लम हो गया. अगर आप एक चैप्टर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपके बहुत सारे चैप्टर छूट जाएंगे. वही मेरे साथ हुआ था मेरे ड्रॉप ईयर में. तो मैंने इस बार कुछ नहीं किया था. सिर्फ नोट्स को पढ़ा था. नोट्स को जितना बार पढ़ सको उतना बार पढ़ो. जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है वो सेलेक्टेड आइटम्स को देख के पढ़ाए जाते हैं. जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी के बेसिस से क्वेश्चन बनते हैं. फिर मैंने PYQ सॉल्व किया.
पीवाईक्यू जितने भी लास्ट 10 ईयर्स, तो लास्ट में पहले जितना 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, बट इररिलेवेंट नहीं। मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते तो मैं उसे स्किप कर देती थी। बहुत सारे इवोल्यूशन के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आप चाहते हैं तो एक बार उसे रिकॉल एक बार देख लीजिए और आप मतलब याद कर लीजिए, बट उस पर ज़्यादा फोकस क्रॉस मार्क कर लीजिए, ये इसको रिवाइज नहीं करना है। तो वैसे ही मैंने वो फिर एंड देन टेस्ट तो देना ही है। टेस्ट को तो आप स्किप कर भी नहीं सकते, बिकॉज वही आपका वो टचअप जो होता है, टचअप देने वाला है वो चीज़। टच आपको और टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आप रिकॉल कैसे कर पाइएगा। 4 ही मंत्र होते हैं, मेरे लिए तो 4 आर ही बहुत ही वैल्यूएबल हुए और बहुत प्रीशियस हुए। 4 आर को 4 मतलब पहले मैंने रीड किया, जिस चीज़ को मैं पढ़ती उसे रीड करती थी, फिर उसे रिमेंबर, उसे याद करने की कोशिश करती थी, फिर उसे रिवाइज करती थी, हर 3-4 दिन पर रिवाइज करने की कोशिश करती, एंड देन रिकॉल। अगर आप पूरा ये 3 चीज़ कर लिया और रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपके अगर बहुत ज़्यादा रिवाइज किए रहेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा। वो वैसे ही टेस्ट में अगर नीट ऑन द टाइम, आपको टेस्ट में लगता है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे 3 घंटा 20 मिनट, बट जब नीट के जब नीट ड्यूरेशन जब नीट जब जाइएगा तो आपको लगेगा कि वो 3 घंटा बहुत कम पड़ रहा है। 45 मिनट का बॉटनी का आप शेड्यूल बनाए हुए हैं तो वो भी आपके लिए कम पड़ने, वो आप बहुत टेंस रहते हैं, वो करना नहीं है। मैं अपनी वो आपको नहीं करना, इसलिए आपको बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर चाहिए तो आपको 4 आर को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना पड़े। रीड, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप अगर बुक पढ़ रहे हैं तो उसे पूरा फोकस होकर पढ़िए। रीड, देन रिमेंबर, याद करने की कोशिश कीजिए, देन रिवाइज। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो उसे मल्टीपल टाइम्स, जब आप फ्री हो, जब वॉकिंग कर रहे हैं, जब बालकनी में वॉक कर रहे हैं, जब म्यूजिक रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। एंड रिकॉल जब आप टेस्ट दे रहे हैं, जब तक आपको रिकॉल नहीं होगा तो आप टेस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएगा। रिकॉल इन द सेंस अप्लाई करना, अगर आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो 3 चीज़ फालतू हो जाएगा ना, इसलिए आपको रिकॉल जरूर करना होगा। ये 4 आर को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है और मैं अब एक मेडिकोज बन गई इसी 4 आर की वजह से, और 5 महीने जो कि मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल थे। आपके पास भी 4 महीने है, अभी आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए। मैंने बोला एक वर्क शीट लीजिए, सारे चैप्टर्स के नाम लिखिए और फिर उसमें 4 इंडेक्स बना लीजिए, ये चीज़ को कंप्लीट करना। बिकॉज इतना हमारे पास पावर, मेमोरी पावर नहीं है कि मुझे याद रहे कि मैंने उस चैप्टर के नोट्स को पढ़ा था और इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाया था। इसलिए आपके 4 कॉलम, चैप्टर के बगल में 4 कॉलम बनाइए, नोट्स बनाइए, फिर एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यू एंड देन टेस्ट। उसके 4 जो आपको कंप्लीट होते हैं, जिस चैप्टर उसमें टिक करते जाइए। ये 1 महीना का शेड्यूल बनाइए और फिर इसको कंप्लीट कीजिए, टिक मारिए, तो आपको रियलाइज होगी हाँ मैंने ये चीज़ कंप्लीट हुआ, ये मेरे क्या क्या चीज़ छूट रहे हैं। बिकॉज अगर आप ऐसे ही रैंडम पढ़ाई कीजिएगा तो उससे आपको, अगर आप ज़्यादा एक ही चैप्टर, रैंडम में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो फेवरेट चैप्टर उसी को बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, और जो हमें टफ लगता है उसे हम लोग छोड़ देते हैं। तो अगर ये शीट बना रहेगा तो आपको ये आइडिया रहेगा कि मुझे ये चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर को मैंने नोट्स को पढ़ा है, इस चैप्टर के टेस्ट सीरीज को नहीं पढ़ा है। आप भी जानते हैं कि नीट हमारा इंटेलिजेंस चेक नहीं करता, नीट हमारा प्रैक्टिस चेक करता है कि आप कितनी जल्दी आप रिकॉल कर पाते हैं। नीट वही है, जेई ये इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं कि जो आपके इंटेलिजेंस चेक करे, जिसमें मैथ्स बट इतना आपका प्रैक्टिस है, कितने आप टाइम मैनेज कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। बिकॉज क्वेश्चन आप भी बाद में जब देखिएगा, जब आप पीवाईक्यू देखते होंगे क्वेश्चन, तो कितने ईजी क्वेश्चन आए तो भी मैंने छोड़ दिया, ऐसा रियलाइज होता है। बट वही नीट हमारा प्रैक्टिस चेक करता है, कितना आप टाइम मैनेज करते हैं। तो हमें टाइम मैनेज करना सीखना होगा, हमें अपने टाइम बाउंड पढ़ाई करनी होगी। बट अब ऐसा भी नहीं है कि टाइम बाउंड ऐसा हो कि जो आप 1 घंटा का कोई ड्यूरेशन दिए उस चैप्टर का, वो 1 घंटा उस चैप्टर के लिए कम हो, पर आप उसे 1 घंटा बाउंडेड कर दिए और आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े ही ना। वैसा भी टाइम बाउंड नहीं पढ़ना, जब टेस्ट दे उस वक्त आप टाइम बाउंड रहे कि मुझे इतने देर में इस चीज़ को कंप्लीट करना है। और जब क्वेश्चंस बनाए ऐसी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस जब बनाते हैं तो एक तरफ क्वेश्चन रहता है, एक तरफ पीछे पलट कर देखते रहते हैं, क्या 1 का 2 होगा, चलो 1 का 3 होगा, ऐसे हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये नहीं करना है। चाहे आप बॉटनी के क्वेश्चन बना रहे हो या कोई केमिस्ट्री क्वेश्चन बना, सबसे पहले आप कॉपी लीजिए, उसमें मार्किंग कीजिए। जितने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, 30 मिनट 50 मिनट जितना आप टाइम दे रहे हो उतना दीजिए। पहले 1 2 3 पर मार्क कीजिए और एक थोड़ा रफ पेज लीजिए, उसमें छोटा छोटा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज हम जानते हैं कि क्वेश्चंस ये नीट के पेपर में 2 पेज पीछे रफ करने के लिए दिए रहते हैं, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम छोटे छोटे सॉल्व करें, बहुत बड़ा सॉल्व करने का कोशिश ना करें। बिकॉज अगर बहुत बार पीछे पलटते रहिएगा तो आपको बहुत, तो वो नंबर्स जो होता है ना वो जंबल हो जाते हैं, क्योंकि कभी गलत ऐसा हो जाता है कि हमको देखने में गलत हो जाता है तो हम लोग गलत लिख देते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए छोटे छोटे सॉल्व कीजिए, एक पेज लीजिए और अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इतना जितना टाइम सेट किया उतना नंबर जो आंसर है वो लिख लीजिए, देन आप मिलाइए। ऐसा नहीं है कि एक पेज इधर से ले रहे हैं दूसरा पेज इधर से देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपके दिमाग में नहीं आएगा। क्योंकि आप ऐसे देखिए तो आपको जो ब्रेन अप्लाई करने को जो होता है ना कैपेबिलिटी, वो नहीं हो पाएगा। जब पूरा ऑनेस्टी के साथ अगर क्वेश्चंस बना रहे हैं तब आपको जो रिकॉल करने की पावर है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तब आपको अप्लाई करना कि इस क्वेश्चंस में हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो आप सोचिएगा। तो चाहे वो
बॉटनी के क्वेश्चंस हो या जूलॉजी के क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको रिकॉल करने का पावर ऐसे ही बढ़ता है। ऐसा चीटिंग करने से नहीं, एक पेज इधर एक पेज ऐसे करने से रिकॉल का पावर नहीं बढ़ता है। क्वेश्चन पेज पे इसको मिलाइए कि आपको कितने मार्क्स आए इसमें, देन आप अपनी गलती को देखिए। और तो ऐसे ही आपको मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे वो टाइम बाउंड करके, फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करे टाइम बाउंड। अब ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप 3 घंटे से उसी 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा 3 घंटे 20 मिनट का नीड होता है, उसमें आप 30 क्वेश्चन ही 3 घंटे में सॉल्व करें, ये हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए आप टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए। और अगर आपकी जैसी स्ट्रैटेजी है पढ़ाई करने की, टाइम बाउंडेड पढ़ाई करने की, तो वो आपके लिए सही है। बट मैंने टाइम बाउंड पढ़ाई नहीं की थी। अगर मुझे बस मैंने क्या था कि मुझे एक दिन का इतना टारगेट है, मुझे इसको कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी हो। चाहे मुझे ये चैप्टर वीक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगी, वैसे मैंने पढ़ाई की थी। मैं टाइम बाउंड पढ़ाई नहीं की थी कि 1 घंटा मैंने फिजिक्स को दिया है तो फिजिक्स को 1 घंटा में पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लेना, ऐसा मैंने पढ़ाई नहीं की थी। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। आपकी अलग भी हो सकती है, आप टाइम बाउंड पढ़ाई करते हैं, बट टाइम बाउंड अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपके वो चैप्टर कंप्लीट हुए कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर कंप्लीट मार्क कर दिए बट आपके कुछ टॉपिक लेफ्ट हो गया, तो इसलिए आपको टाइम बाउंड पढ़ाई कर रहे हैं तो देख के कीजिएगा। गलती होती है, टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। अगर आप टेस्ट को एनालाइज नहीं कीजिएगा तो फिर ये दिक्कत हो सकती है कि आप देखिए क्या होता है कि अगर आप टेस्ट में जैसे क्वेश्चन कोई सॉल्व कर लिए, हमें लगता है वो क्वेश्चन सही मैंने मार्क किया था, बट बाय डिफॉल्ट वो आपके क्वेश्चन गलत चले गए, पर आपने उसे देखा ही नहीं कि आपके वो क्वेश्चन गलत हो गया, वो क्वेश्चन रिपीट हुए, तो फिर आपको गलत मार्क करके आइएगा। और फिर आपको उस वक्त भी लगेगा कि मैंने क्वेश्चन तो सही किए, फिर गलत क्यों हो गए। 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। मतलब टेस्ट क्वेश्चन 30-40 जब टेस्ट दीजिएगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिकॉज वो भी तो नीट के पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसा आप टेस्ट देते हैं वैसा ही क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस रहते हैं। मेरे वक्त भी जब क्वेश्चन आते थे ना कि बहुत सारा थोड़ा सा जो एक वर्ड का जो फॉल्ट होता है उसको चेक कीजिए, मुझे उस वक्त लगता था कितना फालतू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे कोई नीट क्वेश्चन बनते हैं क्या। बट जब मैं नीट का एग्जाम देने गई तो इतने सारे 5 लाइन रहते थे, उसमें सेंटेंस रॉन्ग है कितने राइट है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि टेस्ट देने का कितना इंपॉर्टेंस है। तो मैंने वैसे क्वेश्चन टेस्ट में मेरे बहुत ऐसे टेस्ट में वैसे क्वेश्चन मेरे बहुत आते थे कि कितने क्वेश्चन गलत है, कितने कितने सही है, चूज करो इसमें से कि कौन कौन मैच कर रहा है, वैसे क्वेश्चन बहुत आते थे। तो मैं टेस्ट में सोचती थी कि नहीं बहुत क्वेश्चन फालतू है, बट वो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे, इसलिए मुझे नीट में उतना दिक्कत नहीं हुआ। अगर उस वक्त मैंने प्रैक्टिस नहीं की रहती टेस्ट में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि उस वक्त 5-5 सेंटेंस पढ़ना, 6-6 सेंटेंस पढ़ना और इतना जल्दी रिकॉल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैंने टेस्ट में वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, इसलिए मुझे थोड़ा ईजी लगा। तो वैसे ही बोल रही हूँ, टेस्ट को कोई भी क्वेश्चन को फालतू मत समझिए, कोई ना क्वेश्चन किसी से लिंक रहता है। नर्स में यही मैं बोल रही हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, चाहे आप वो 2 साल में पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप 4 महीने के अंदर भी नीट क्रैक कर सकते हैं। बट आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ी, पूरी मेहनत करनी पड़ी, कुछ ज्यादा ही मेहनत करेगा। 2 साल के बदले का मेहनत आपको 4 महीने में करना है तो कुछ ज्यादा मेहनत करिए, आप भी जानते हैं। तो आप क्यों ना मैं सिर्फ 4 महीने को यूटिलाइज कर लो, जितनी मस्ती है छोड़ दीजिए। नीट के बाद आपको फुल ऑन मस्ती मिलने वाली है, आपको मेडिकल कॉलेज में उतनी ही मस्ती मिलेगी, आपके फ्रेंड सर्कल्स, पार्टी ये सब कॉन्सर्ट ये सब में आप बहुत आराम से जाइएगा। बट अभी 4 महीने आराम से यूज कीजिए, बहुत ही प्रीशियस मंथ है आप लोगों के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मैंने 5 ही महीने को यूटिलाइज किया। वो 5 महीने जो लोग जिसमें सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, उसी 5 महीने को मैंने यूटिलाइज किया है। और अब मैं एक मेडिको बन चुकी हूँ, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ पटना मेडिकल कॉलेज में। तो आप भी बन सकते हैं और ये नीट के बाद आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। जो आपको मस्ती चाहिए, फन चाहिए, वो सब आपको मेडिकल कॉलेज में, बस पढ़ाई भी करनी होगी मेडिकल कॉलेज में। ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी होती, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, स्टडी रिलेटेड या कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं। पढ़ाई करनी है आपको, पूरे जुनून के साथ पढ़ाई करनी है और पूरे ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई, किसी को धोखा नहीं देना, अपने लिए पढ़ना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है और अपने एक लग्जरी लाइफ जीना है, उसके लिए पढ़ना है। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड और पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू सो मच।